अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मुअज़्ज़म असगर। आज के प्रोग्राम में चूँकि अली हैदर गैर मौजूद हैं तो मुझे इसके फ़राइज़ सौंपे गए हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे हुकूमती नाअहलियों की, मौसमियाती तब्दीलियों की और पाकिस्तान के किसानों पर टूटती क़यामत का जिक्र होगा। अप्रैल के महीने में अब तक मुल्क में 4 बार ज़लज़ला आया है। सवाल उठाएंगे कि ज़लज़ले आते क्यों हैं और क्या इसकी पेशगोई करना मुमकिन भी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की, जो पहले टकराव की सियासत करती रही, अब मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज करती रही, हुकूमत के खिलाफ जदोजहद करती रही, जलसों और जुलूसों से सड़कें गर्म करने की कोशिश करती रही, दारुल हुकूमत फतह करने के इरादे से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती रही। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 1 साल की जदोजहद ने तहरीक इंसाफ को थका दिया है, क्योंकि अब वो मुज़ाहमत करने की बजाय अपनी बका की जंग लड़ने पर मजबूर दिखाई देती है। आज रोज़नामा जंग की खबर है कि 1 साल में तहरीक इंसाफ अपने बुनियादी मुतालबात से पीछे हट चुकी है। क्या तहरीक इंसाफ इस बात को मान चुकी है कि वो अब सिस्टम से मज़ीद लड़ नहीं पाएगी? क्या तहरीक इंसाफ ने हार मान ली है? 2024 इंतखाबात के बाद से तहरीक इंसाफ को शिकायत थी कि उसका मैंडेट चोरी किया गया। वो इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाती थी, अपना मैंडेट वापस करने का मुतालबा करती थी, अपने बानी को वज़ीर आज़म पुकारती रहती थी। तहरीक इंसाफ के बुनियादी 3 मुतालबात थे। एक, इलेक्शन में जो मैंडेट तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो उससे छीना गया था वो वापस किया जाए। 2, बानी तहरीक इंसाफ को रिहा किया जाए और बाकी सियासी कैदियों को भी छोड़ा जाए। जबकि 3, 9 मई और 26 नवंबर को हुए वाक़यात की तहकीकात कराई जाएं। ये वो मुतालबात थे जो बुनियादी तहरीक इंसाफ के मुतालबात कहे जाते थे। सिराज उनकी फिल फॉर आज़ादी। नंबर 2, हम 9 मई का कमीशन होना चाहिए। हमारी 26 नवंबर 2024 में जो सान्या हुआ है डी चौक, उसका कमीशन होना चाहिए। जो इलेक्शंस है, इलेक्शन का प्रोसेस, उसका साफ शफाफ इंक्वायरी और फ्रेश एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। इन 3 मुतालबात को पूरा करवाने के लिए तहरीक इंसाफ ने 5 महाजों पर कोशिश की। वो अदालती महाज पर गई, आइनी महाज पर मोर्चा बांधा, सियासी महाज पर सफ़बंदियाँ की, मुज़ाकरात और बातचीत के महाज पर भी बिसात बचाई, फिर एहतजाज का मैदान भी गर्म किया। अदालती महाज पर अपनी कोशिश के दौरान तहरीक इंसाफ धांधली की शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गई। वहाँ बात ना सुनी गई तो ट्राइब्यूनल्स का दरवाज़ा खटखटाया गया। इलेक्शन की शफाफियत पर नज़र रखने वाले इदारे फैफन ने फरवरी में एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके मुताबिक दायर की गई दरखास्तों में से जनवरी तक सिर्फ 30% के फैसले किए गए थे। उमर अयूब की एक दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया है और उमर अयूब की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई है। इलेक्शन में धांधली का एक ही जो केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने भी दायर किया गया। पहले खबर आई थी कि वो केस सर्दियों की छुट्टियों के बाद सुना जाएगा, फिर खबर आई कि वो केस 8 जनवरी को सुना जाएगा, फिर खबर आई कि 5 रुकनी बेंच वो केस 28 फरवरी को सुनेगा। और 28 फरवरी को समान न्यूज़ की वेबसाइट पर दर्ज है कि वकला ने तैयारी के लिए वक्त मांगा, जिस पर केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। आइनी महाज पर कोशिश करते हुए तहरीक इंसाफ पार्लिमान में भी अपने मुतालबात रखती रही, जबकि सियासी सफ़बंदियाँ करते हुए अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने की भी कोशिश की। मौलाना फजलुर रहमान की इक्तिदा में नमाज भी पढ़ी गई। जा रहे हैं और अलायंस में मौलाना इंतज़ार है और अलायंस में तेज़ी लानी है। कल खान साहब की जो इंस्ट्रक्शन आए और अब अलायंस के साथ मिलकर के हम जदोजहद का ऐलान करेंगे और उसमें एहतजाज जो रैली, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक प्रोटेस्ट का एक तरीक़ाकार है, उसके साथ आप ज़रूर चलाते हैं, ये ज़रूर होगा। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का मैदान भी गर्म किए रखा। मार्च 2024 में कई शहरों में उन्होंने मुजाहरे भी किए। उसके बाद भी इस्लामाबाद के डी चौक पर चढ़ाई की धमकियां भी दी गईं। सितंबर 2024 में इस्लामाबाद के इलाके संजानी में जलसा किया गया। फिर अक्टूबर 2024 में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी किया गया। यही कोशिश फिर नवंबर में भी हुई और तहरीक इंसाफ दावा करती है कि हुकूमत ने बराह रास्त फायरिंग से कई मुजाहिरीन को कत्ल भी किया। इस सब के दौरान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का महाज खोलती थी लेकिन मुतालबा ये होता था कि बात करेगी तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेगी। फिर जनवरी में सिविल हुकूमत से मुज़ाकरात पर रजामंद हो गई। मुतालबात की फहरिस्त भी पेश की, लेकिन बात आगे ना बढ़ी और जीत हो रही है उसमें बानी की रिहाई का मुतालबा भी निकाल दिया गया।
बातचीत के ऊपर, इमरान खान की रिहाई के ऊपर नहीं, कानून और आइन के मुताबिक खुदा की मदद से जितने जेरी केस है एक के बाद दूसरा उड़ेगा इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर अली साहब के आने के बाद फिर मैं कहता हूँ नहीं, फिर डील की तरफ रह जाए, आइन के ऊपर आने के लिए, जमहूरियत के लिए और इस मुल्क की आज़ादी के लिए बातचीत इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। और यूं एक साल के दौरान तहरीक इंसाफ अपने बुनियादी मुतालबात से पीछे हट चुकी है। अब पार्टी की मुकम्मल तवज्जो जेल में कैद पार्टी के बानी और दीगर क़यादत के लिए रिलीफ लेने पर है। तहरीक इंसाफ को शायद इस बात का एहसास हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त तसादुम बेफ़ायदा है। ये खबरें भी आ चुकी हैं कि एक तहरीक इंसाफ में 8 धड़े बन चुके हैं और अब तहरीक इंसाफ सिर्फ अपनी बका चाहती है जब तक कि 2028 का इलेक्शन नहीं आ जाता। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हुमायूं मोहम्मद साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों कर क्या गलतियां करती रही है इस सारे दौरानिए में PTI। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि एक साल पहले जो PTI बहुत पुरजोश भी दिखाई दे रही थी और फ्रंट फुट पे खेल रही थी, आज बैक फुट पे दिखाई दे रही है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि आपने ये सारी अपनी जो एनालिसिस है ये किस बुनियाद पे की है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई रियली डू नॉट थिंक सो कि आपका जो एनालिसिस है, आई एग्री विद दैट इवन विद 10%। मैं 90% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट टचिंग 100% में आपके एनालिसिस से टोटली मुख्तलिफ, टोटली डिसएग्री करता हूँ। ठीक है, अब मैं बात बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी अपने जो मेन जो हमारे वो क्या कह सकते हैं मुतालबात थे, जिसमें से हमारा मैंडेट वापस करना हमारा आज भी पहले ही है। हम आज भी उसके लिए लड़ रहे हैं, हम आज भी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो फोरम्स है, हम हर एक फोरम में, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के बाहर है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो किसी भी फोरम में, हम हर जगह पे कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बात बताएं, जिस मुल्क के बारे में इंटरनेशनली लोग ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ऑप्रेसिव रिजीम है, ऑप्रेसिव का मतलब है जो लोगों को के ऊपर जुल्म करती है, उनको कुचलती है, वो वाली रिजीम है। ठीक है, तो फिर आप उसका क्या करोगे? नंबर 2, जब इंटरनेशनल वाले लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पहले जो बराए नाम जमहूरियत होती थी, हमेशा से आप कर ले, मैं 1970s ऑनवर्ड्स बात कर रहा हूँ, हमेशा से बराए नाम जमहूरियत थी। उधर से लेके आज जो बराए नाम थी, आज वो भी खत्म हो गई और पाकिस्तान में आज की जो जिसको आप जमहूरियत यकीनन ये बातें हम करते भी रहते हैं, डिस्कस भी होती हैं। जो आपने अभी कहा कि जो एनालिसिस हमने दिया है वो इस बुनियाद पे हमने दिया, चूँकि आपने बुनियाद पूछी, तो कुछ अर्सा पहले हम PTI को देखते थे बहुत पुरजोश, बहुत एक्टिवली, और सड़कों पर आने की बात होती थी, सड़कों पर आया भी जाता था और सड़कों पर आकर एक तरह से धमकी दी जाती थी। धमकी का दरख्वास्त में बदलना और ये कहना कि हमारे साथ इस तरह चला जाए और सड़कों पर ना आना, इस बुनियाद पर हम ये सारा एनालिसिस दिया है। तो ये आपके ख्याल में ये ठीक नहीं है कि कुछ अरसा पहले जो है आप ये बातें करते थे कि हम ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, आज दरखास्त होती है? लेट मी पुट इट लाइक दिस, हम हमेशा कहते थे कि हम ये दरखास्त करेंगे, अगर ये नहीं होगा तो हम उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा। आप लोग उसको मुख्तलिफ रंगों से करते थे कि आप लोग जी वो आके फतह करने आ रहे हो, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम फतह करेंगे। आइंदा नेक्स्ट स्टेप क्या हुमायूं साहब होगा PTI का, अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, जो कि नहीं सुनी जा रही? आप मुझे बोलने देंगे, मेरा एक थॉट प्रोसेस जाने देंगे, तो कम से कम मैं एक ऐसे एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा कि जिसका कोई सर पैर होगा। अगर मैं बात करना शुरू करूँ, बीच में मुझे टोक देते हैं, तो इंसान का वो जो एक जो कॉन्सेप्चुअल बात होती है ना, वो फिर हो नहीं पाती ना सर। मैं कोशिश होती है। देखिए, सबसे पहले बात ये, हम अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे। नंबर 2, आप जो कहते हैं ना कि हम लोगों ने कहा है कि इमरान खान को निकालने की बजाय हम कह रहे हैं कि इमरान खान के वो नहीं है, हम देखिए हमने नहीं, इमरान खान ने खुद कहा हुआ है कि आप लोगों ने मेरी रिहाई के बारे में या मेरी पर्सनल ज़ात के बारे में या मेरी बेगम की रिहाई के बारे में आप लोगों ने डिस्कस नहीं करना। आप लोगों ने करना है पाकिस्तान के लिए बात करना है, पाकिस्तान के अंदर जो मसले हैं उनके लिए बात करना है। मैं अपने जो मसले हैं मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा, कानून, जिस कानून की हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली वो कानून जो है ना, वो कानून इतना मसख हो गया है, वो जुडिशरी इतनी तबाह हो गई है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि उस जुडिशरी में
उस जुडिशरी में जहां पे 2 साल एक कैदी जो है वो जेल में है, 2 साल से जेल में है, आज वो जेल वाले कहते हैं कि इसका हमें इसका वो दे दो, रिमांड दे दो। क्यों? हम लोगों ने इससे पिस्टल रिकवर करनी है, या हम लोग ये भाई 2 साल से आप क्या कर रहे थे? आप देखें आज के दिन में मुझे अफसोस होता है अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो कहां जाके खड़ी हो गई है, कि वो ये नहीं देख रही कि भाई एक आदमी है वो 2 साल से पुलिस की कस्टडी में है और वो लोग कह रहे हैं कि भाई इनको हमें हवाला कर दो ताकि हम इससे रिकवर करवाएं। आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड कि हम लोग जवाबदेह होंगे तो किसको होंगे? क्या हमें भूल गया है कि अल्लाह ताला ने एक दिन हमें अपने पास बुलाना है, उस दिन हमने सब कुछ करना है? हम यहाँ पे जितने मर्जी फिरौन हो जाए, बड़े से बड़ा इंसान जो हो जाए, वो देख ले जो सहगल फैमिली वगैरह थे, मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें सहगल फैमिली के जो असल मालिक थे उनकी कब्र दिखा रहे थे, उसके ऊपर जो उनकी हालत थी, ये वो शख्स था जो पाकिस्तान के सबसे मालदार तरीन आदमी था, जिसके दामाद में आज का अगर आप देखें तो ये सारे बैंकों के जो मालिकान हैं वो उनके दामाद हैं। उनके ये हालत है, ये इनको समझ नहीं आती कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कितना जुल्म कर रहे हैं। तो हम लोग वो इमरान खान अपने हुमायूं साहब समझ तो यकीनन नहीं आ रही आपके बकौल भी, आप 1.5 साल से अगर कह रहे हैं, 2 साल से बात कर रहे हैं, तो आइंदा का लाहे अमल फिर क्या है? इसी बुनियाद पे हम जांचेंगे कि पीटीआई में वाकई दमखम है या फिर खामोश होकर बैठ गए हैं? इससे यह है कि पीटीआई, ऑब्वियसली पीटीआई मेरे लिहाज से पीटीआई इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पार्टी, ठीक है? ये अपने आप को इवॉल्व करती है, ये जहां कोई मसला आ जाता है ये उससे इवॉल्व करती है। पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा बाशऊर लोग हैं, तो ये अपने आप को इवॉल्व करती है। हम उसी एक तरीके से नहीं जाते, हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं। हम अपने अगर किसी जगह पे मसला हो रहा हो हम रास्ता बदल लेते हैं, किसी जगह पे कुछ और हो हम उसकी इम्प्रोवाइजेशन कर देते हैं। तो ये सारी इम्प्रोवाइजेशन हो रही होगी और उसी की वजह ये है कि आज जो है आज आप देखें, मेरे ख्याल में अभी आया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की मकबूलियत इज ऑलमोस्ट टचिंग 90%। 10% लोग जो हैं वो 10% किसी न किसी वजह से, या खौफ की वजह से या अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, उनको भी पता है कि एक्चुअल सच क्या है, वो सिर्फ सच बोल नहीं रहे। तो हुमायूं साहब यकीनन इस बात से कोई भी इनकारी नहीं है कि अवाम की बड़ी तादाद पीटीआई के साथ खड़ी है या खड़ी थी या आपको वोट मिला, लेकिन आज आप उसको क्यों यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अपने लिए? आप कह रहे हैं, एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि पीटीआई इंटेलिजेंट पार्टी है, इतनी बड़ी तादाद में अगर आपके साथ है और सियासी महाज पे आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो ये कहां की इंटेलिजेंस है और किस तरह यूटिलाइज किया जा रहा है इसको? जरूरी नहीं है कि आप अगर बहुत ज्यादा मकबूल हो तो वो आपको रिफ्लेक्ट करो। मैं मिसाल दे देता हूं, अभी जो कराची में जो हुआ है, जो 213 का हुआ है, ठीक है, उसमें आप देख लें कि जो जनरल इलेक्शंस था उसमें लीड कोई पता नहीं कोई 1.5 लाख के करीब लीड थी, वो सुकड़ के तकरीबन कितनी कम हो गई है, एक बंदा का कितने % अपने आप को बढ़ा गया है। और ये भी इस चीज़ों के बावजूद कि वहाँ पे एज यू नो कि वहाँ पे किस तरीके के इलेक्शंस होते हैं, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें अगर आप देखना शुरू करेंगे तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोग्रेस कर रही है या प्रोग्रेस नहीं कर रही है? मेरी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोग्रेस करती जा रही है। हाँ, लोगों को भी समझ आ रही है क्या है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट उस तरीके से नहीं किया जा रहा। अगर आप मुझसे पूछे पाकिस्तान तरीके इंसाफ, हुमायूं साहब अगर एक ही नजर आ रही है कि धड़े ज्यादा बनते जा रहे हैं, पार्टी के अंदर पार्टियां छोटी छोटी बनती जा रही हैं, ये प्रोग्रेस जो है ना, बानी चेयरमैन को मिलने पर लड़ाई होती है अभी तक? ये समझता जी, मैं ये समझता हूँ ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जिसमें वो बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबाजी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी, साहब अब तो ये टीवी पे हर दूसरे दिन, हर रोज बल्कि नजर आती है, ये हर चीज को प्रोपेगेंडा कह के जुटलाया नहीं जा सकता। बैरिस्टर गौहर की कुछ और बात होती है, सलमान अकरम राजा कुछ और बात करते हैं, अली अमीन गंडापुर कुछ और बात कर रहे होते हैं, आतिफ खान कुछ और बात कर रहे होते हैं। हाँ, उसकी वजह यह है ना कि लोगों की मुलाकात नहीं कराई जा रही ना इमरान खान से। जब लोगों की मुलाकात नहीं कराई जाती है तो ये याद रखिए, तो ये एक्चुअल पोजीशन है हुमायूं साहब कि आप मुलाकात भी नहीं कर पा रहे। आप एक तरफ कह रहे हैं इवॉल्व कर रहे हैं, आप एक मिनट ठहर जाए, हम मुलाकात नहीं कर पा रहे की बात ना करें, डोंट मतलब गलत तरीके से बयान ना करें। आप कहें कि आपको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है, इसके बावजूद दूसरी तरफ से पकड़ने वाली बात जी, इसके बावजूद नहीं, बिल्कुल गलत है।
मफहूम बदल जाता है। आप मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं का मतलब ये हो जाता है कि आप शायद करना नहीं चाहते। आप ये कहो कि आपको कोर्ट्स के होने के बावजूद आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपको इजाजत नहीं दी जा रही, और इजाजत कौन नहीं दे रहा? इंतजामिया इजाजत नहीं दे रही। वहां की पॉलिटिकल जो पंजाब की पॉलिटिकल लीडरशिप है या इंतजामिया, वो इजाजत नहीं दे रहे। वो कानून की जो हुक्म है, जो कानून का तकाजा है, वो पूरे नहीं कर रहे। बेईमान लोग हैं, वो लोग बेईमानी कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, जब आप लोगों के जो रूलर्स हो जाते हैं, जब वो बेईमान हो जाए, वो जालिम हो जाए, वो हो जाता है, तो आपको पता है कि वो उनके साथ क्या होता है। क्या बात कर रहे हैं कि आप लोग नहीं कर पा रहे किसी को इजाजत, और ये जानबूझ के की जा रही इसी वजह से, ताकि उनके प्रोपेगेंडा को इस तरीके से पेश किया जाए कि भाई तोड़ क्या है आपका इस हवाले से, आपका तोड़ क्या है? ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, आप क्या रद्द-ए-अमल में कर सकते हैं? इस वक्त पीटीआई जो धड़ेबंदी का शिकार भी नज़र आ रही है, वो इकट्ठी होगी, किस तरह आप अपने आप को प्रॉपर सिस्टम में लेकर आएंगे? स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं? देखिए, हम सिस्टम के अंदर हैं, हम सिस्टम के अंदर है, बल्कि अगर देखा जाए हम ही सिस्टम के अंदर हैं, बाकी लोग सिस्टम से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने सिस्टम को गलत तरीके से पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। किसी के ऊपर जुल्म, किसी के ऊपर जबर, किसी जगह पे अपने रिश्तेदार, किसी जगह पे अपने बहन भाई, किसी जगह पे कोई, उन सबको बिठा के गलत तरीके से सारे काम कर रहे हैं। वरना सिस्टम तो एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो सिस्टम तो सारा हमारे साथ ही है, सिस्टम के अंदर तो हम ही मेजॉरिटी में है। लेकिन होता क्या है, जब सिस्टम जब काम होता है तो वो आपके लोगों को पकड़ के, उनको जबरदस्ती पकड़ के, देखें मेरे और आप जैसे लोगों, हमारी एक खास हद तक हम लोग बेचारे वो जो जुल्म होता है बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई जल्दी कोई देर। अगर आप उनके किसी को कह दे कि यार तुम्हारे मैं बहन को, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे उसको ये कर दूंगा, कितने लोग हैं जो वो सह पाएंगे? नहीं सह पाते। तभी तो ये सारे जो जिस तरह ये 26वीं तरमीम हुई है, इससे ज्यादा गलीज काम इस मुल्क के आइन के साथ क्या हो सकता था? आपको कभी पता है, कभी ऐसा कोई आइन में तरमीम देखिए कि जिसमें 1 मिनट भी पार्लियामेंट के अंदर, जिसको हम सुप्रीम कहते हैं, उसके अंदर बहस हुई हो? क्या इस किस्म के आइन की हम बातें करेंगे, फिर उसके बाद हम कहेंगे कि आइन ये कहता है? आइन गया, आप लोगों ने उसको मार मूर के खत्म कर दिया है। किस आइन की बात करें? पाकिस्तान में कोई आइन इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल डिक्टेटरशिप है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं, ये आपके इकोनॉमिस्ट, इंटेलिजेंस यूनिट वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ के जमाने थे, उससे ज्यादा गंदा अथॉरिटेरियन रिजीम आज है। मैं नहीं कह रहा। ये बातें जो आपका मौक़िफ़ है पीटीआई का, ये हम सुनते भी हैं। मुझे ये बताइए कि ये जितनी भी आपने बातें की, अगर आपने इनको ठीक भी करना हो तो आप पहले फ्रंट फुट पे आएंगे, पहले आप आके कंट्रोल संभालेंगे, तो फिर ही ये मुमकिन हो सकेगा ना। तो आप तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आप अगर ये बात करते हैं टीवी पे बैठ के, मुझे ये लगता है ये आपके खिलाफ जाती है बात, जब आप कहते हैं ना हमें मिलने तक नहीं दिया जा रहा। तो अगर आप मिलने तक की आपके पास जो है वो इतनी, अगर कहा जाए कि पीटीआई इस सूरत हाल से दो चार है कि वो इतने काम भी नहीं करवा सकती, तो फिर कैसे आप आगे बढ़ेंगे और फिर कैसे आप अपने कारकुनान को ये कह सकेंगे कि आपके बानी जो हैं वो जेल से बाहर आएंगे, वो कल को लीड भी करेंगे? मुझे एक बात बताएं, वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सॉरी माइंड ना करना, लेकिन करबला में यजीद गलत था या कूफे वाले लोग गलत थे? ये तो हुमायूं साहब अंडरस्टूड बात है, आगे बढ़ें इससे आगे। नहीं, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसका, क्योंकि मैं उससे एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूँ और मैं करना चाहता हूँ। देखिए, वहाँ पे हम सबको पता है कि यजीद का जुल्म था, लेकिन उससे ज्यादा जुल्म कूफे वालों ने किया था, कि जिन्होंने उस वक्त सही चीज का साथ नहीं दिया और गलत के वजह खामोश रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिम्मेदारी सर जी आपकी है। आप लोगों को सच किसी डर या खौफ की वजह से शायद बता नहीं पाते हैं। ये याद रखना क़यामत वाले दिन कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही है, तुम में से हर एक निगहबान है। साहब, आप सच बोल रहे हैं और सच आपका सुनवा भी रहे हैं, ये हम अपनी जिम्मेदारी ही पूरी कर रहे हैं, और जो भी आप कह सकते हैं वो आप कह रहे होते हैं।
सर जी मेरी बात सुने ना, मैं तो जो कह रहा होता हूँ मैं कह रहा होता हूँ, अपनी जगह कह रहा होता हूँ। जब आप लोगों की अपनी भी एक जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने देखना है एक्चुअल हो क्या रहा है। हुमायूं साहब, हमारी यही जिम्मेदारी है, आपको बुलाया है, पहले हमने अपने एनालिसिस दिए, उसके बाद आपका मौक़िफ़ ले लिया और अवाम पे छोड़ दिया है कि अवाम इस पे आगे फैसला कर लें और अवाम ही देखें कि कौन सही और कौन गलत कर रहा है। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब, PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद किसान किस तरह की मुश्किलात से दो चार हैं उस पर बात करेंगे। किसानों को ये कहना चाहती हूँ, बेधड़क गंदम लगाएं, वो इंशाअल्लाह ताला नुकसान नहीं होगी। आप गंदम उगाएं, बगैर किसी खौफ के उगाएं, किसी डर के बगैर उगाएं, आपकी प्रॉफिट इंशाअल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी है। उनको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट इनाम के तौर पे हम लेज़र लेवलर्स देंगे इंशाअल्लाह। 3 से 4 मिलियन का ट्रैक्टर है इंशाअल्लाह ताला। 1000 ट्रैक्टर मैंने एक साइड पे रख दिए जो बिल्कुल फ्री बड़े किसानों को मिलेंगे जिनकी रकबा ज़्यादा है। नाज़रीन, ये थी वो उम्मीद, ये था वो हौसला और ये थी वो मोटिवेशन जिसने गुज़श्ता बरस की तल्ख यादों को भुला दिया। किसान ये भूल गए कि पिछले साल हुकूमत ने 14 लाख टन इजाफी गंदम 3,900 रुपये फ़ी मन के हिसाब से लेने से इनकार कर दिया था। मगर इन तकारीर और यकीन दहानियों के बाद किसान ने दिसंबर की सर्द रातों में कोहरे से यख हाथों के साथ अपनी नींद की कुर्बानी देकर कंधे पर कदाल उठाकर अपनी गंदम की आबियारी की। मुसलसल 6 माह तक भरपूर लगन से फसल की तैयारी के लिए मेहनत की। सर्दी से बहार और बहार से गर्मी आ गई। किसान 6 महीने की नींद, धूप में बहाया पसीना, ये उम्मीद लिए भूल गए कि इस निस्फ साल की रियाजत उनके लिए खुशहाली लेकर आएगी, क्योंकि उन्होंने हुकूमत की तसल्लियों को अपनी खुशहाली की नवीद समझ लिया था। किसान ने उम्मीद लगा ली कि पिछली बार की तरह उससे धोखा नहीं होगा, लेकिन अफसोस कि किसान की ये उम्मीद उस वक्त टूट गई जब हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। मगर इस बार किसान कार्ड की तिफल तसल्लियों से किसान का पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा भी कैसे कि जब गंदम से तैयार होने वाला मैदा 4,400 रुपये फ़ी मन है, जबकि गंदम के छिलके से तैयार होने वाला चोकर 2,800 रुपये मन है, लेकिन गंदम का रेट महज 2,200 रुपये फ़ी मन है। इस बार किसानों ने 1,75,000 एकड़ की बजाय 1,62,000 एकड़ पर गंदम काश की है। काश में ये कमी इस अमर की निशानदही कर रही है कि किसान हुकूमत की पॉलिसी से मायूस हो चुका है। गंदम का रेट 2,200 रुपये फ़ी मन तो उस वक्त था जब डीजल 155 रुपये फ़ी लीटर था, DAP 5,500 रुपये की थी और यूरिया 2,200 रुपये फ़ी बोरी थी। मसला यह है कि अब किसान ने डीजल 260 रुपये, DAP 15,000 की बोरी और यूरिया 5,000 रुपये फ़ी बोरी खरीदी है। पहले किसान 1,600 रुपये लगाकर 1 मन गंदम पैदा कर लेता था। अब उसी गंदम की 1 मन काश पर 3,304 रुपये अखराजात उठा रहे। यानी अब सूरत हाल यह है कि जिस 1 मन गंदम की काश पर किसान 3,300 से ज़्यादा खर्च कर रहा है, वही गंदम हुकूमत और प्राइवेट अफराद किसान से 2,300 रुपये में भी नहीं ले रहे। और हुकूमत ये दावा कर रही है कि किसान सिर्फ गंदम से ही नहीं कमाते, बल्कि वो उसका चारा बेचकर भी कमाई करते हैं। कैसे होंगे? आपके सामने पाकिस्तान और भारत का जायजा पेश करते हैं, जिससे पाकिस्तान के किसानों का मुकदमा समझने में आसानी होगी। पाकिस्तान में फ़ी मन गंदम की लागत 3,304 रुपये, जबकि भारत में 2,243 रुपये है। पाकिस्तान में इस वक्त गंदम का रेट 2,200 रुपये, जबकि भारत में 3,162 रुपये है। यानी पाकिस्तानी किसान 1,104 रुपये फ़ी मन गंदम की पैदावार में नुकसान उठा रहा है, जबकि भारतीय किसान 1 मन पर 919 रुपये फ़ायदा समेट रहा है। फ़ी एकड़ को देखें तो भारत 1 एकड़ पर 44,112 रुपये कमाता है, जबकि पाकिस्तानी किसान को 36,432 रुपये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। किसान के साथ ये जुल्म करके हुकूमत ये दावा करती है कि रोटी सस्ती मिल रही है, मगर आज भी चक्की का आटा 130 रुपये जबकि फ़ाइन आटा 100 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। लेकिन क्या ये कीमतें मुस्तकिल ऐसी ही रहेंगी? और सितम वाला सितम यह कि पाकिस्तानी किसान का दुख सिर्फ हुकूमती पॉलिसी से ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि कुदरती आफात भी काश्तकार को परेशान कर रही हैं। गंदम की बवाई के वक्त बरसात नहीं होती, लेकिन जिस वक्त फसल पककर तैयार हो जाती है तो खूब बरसात होने लगती है। आसमान से ओले बरसते हैं जो गंदम की डालियों का सत्यानाश कर देते हैं। एक ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क बैसाखी का मेला मना रहा था, इस मुल्क के किसान सड़कों पर सरापा एहतजाज थे।
किसान एहतजाज क्यों कर रहे हैं, हुकूमत से उनके क्या शिकवे हैं, इस बारे में बात करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मैं आपसे एक सादा सा सवाल आपके सामने रखूँगा कि किसान इस वक्त जो है वो गंदम पर कितनी लागत उसकी आ रही है और वो कितने उसको मिल रही है इस वक्त गंदम का जो रेट चल रहा है। चूँकि सलमा साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि सिर्फ गंदम ही बेचकर किसान पैसे नहीं कमाता, फोक भी होता है, उसके भी पैसे कमाए जाते हैं। तो ये बताइएगा कि लागत और इस वक्त जो आमदन है उसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? पहली बात तो यह है कि मैं माजरत से कहूंगा कि सलमा भट्ट साहिबा को ज़राअत का पता ही नहीं है। चाहिए तो यह था कि वजीर ज़राअत साहब टीवी पे आके बताते हैं कि काश्तकार की पैदावारी लागत ये है, फिर उसके बाद बात करने का मजा भी आता। एक खातून को न ज़राअत का पता है, न हमारी गंदम का पता है, न पैदावारी लागत का पता है, न हमारे अखराजात का पता है, उनको इस बारे में मालूमात ही नहीं है। मैं ये कह के जा रहा हूँ, हमारी जो पैदावारी लागत है ऑन एवरेज 3300 रुपए से लेकर 3400 रुपए तक, इसको कोई चैलेंज कर ले, डिपार्टमेंट हमारे साथ बैठ के इसके ऊपर बातचीत कर ले कि क्या हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने खुद निकाली हुई है वो भी 3304 रुपए है। मुझे आप एक चीज बताएं, हमारी किसी चीज का रेट कम हुआ है? मैं अभी चेक कर रहा था कि हमारा 2022 में यूरिया का रेट क्या था। 2022 में यूरिया का रेट था कोई 2100 रुपया और आज रेट है 4500 रुपया, डबल से भी रेट बढ़ गया है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो फिर क्या हुआ, हमारा रेट गंदम का क्यों कम किया गया है? देखा ना, क्या काश्तकार के मौशी कत्ल के ऊपर रोटी सस्ती करनी है? भैया इन्हें ये अनाउंस करे, आके डिपार्टमेंट आके अनाउंस करे, सीएम साहब आके अनाउंस करें कि ये काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और ये रेट है। अब जो इन्होंने पैकेज अनाउंस किया है, उस पैकेज में कहीं रेट का नाम है? किस रेट पे जाके काश्तकार वहां पे रखेगा, किस रेट पे जाके सेल करेगा? क्या काश्तकार पाकिस्तानी नहीं है? क्या काश्तकार के बच्चे नहीं है? क्या काश्तकार ने अगली फसल पे खर्च नहीं करना? क्या ये चाहते हैं कि अगले साल जहां पाकिस्तान में गंदम ना हो, अगले साल, इस साल तो हमने काश कर लिया। हमने चीफ मिनिस्टर साहबा की बात पे तो सब ये बताइएगा कि असल मसला कहां पर है, हुकूमत क्यों आपकी बात नहीं सुन रही, क्यों आपके मुतालबात पे कान नहीं धर रही, डेडलॉक कहां है? हुकूमत की कोई मजबूरी नहीं है। हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। हुकूमत अपने ऊपर ये ले रही है कि हमने रोटी सस्ती कर दी, हमने रोटी सस्ती करवा दी, हालांकि वो काश्तकार के मौशी कत्ल के ऊपर है, पाकिस्तान की मैशत की तबाही के ऊपर है। खालिद साहब ये बताइएगा कि अगर आपके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो आपका अगला लाहे-अमल क्या होगा? देखिए जी, अगला मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के जो काश्तकार है ना, वो अपना लाहे-अमल देंगे। एक अकेला मैं नहीं होगा, एक हमारी सिर्फ तंजीम नहीं होगी। हम जो करने जा रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों से सबक सीखा है। अगर क्लर्क हड़ताल करता है तो कलम छोड़ हड़ताल करता है, ताजिर करता है तो शटर डाउन करता है, सनतकार करता है तो अपनी इंडस्ट्री बंद करता है। हमें भी अपनी काश में कमी लानी पड़ेगी। ये हमारा सबसे बड़ा एहतजाज होगा और इसके अलावा ये हुकूमत कोई और एहतजाज नहीं मानती। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब, आप मौके पेश कर रहे थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़लज़ले क्यों पाकिस्तान में इतने आ रहे हैं और ज़लज़ले आते क्यों हैं। नाज़रीन अप्रैल के महीने में अब तक मुल्क में 4 बार ज़लज़ला आया है। आज भी इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इससे कबल 17 अप्रैल, 16 अप्रैल और 13 अप्रैल को भी मुल्क भर में ज़लज़ले आए। इन तमाम ज़लज़लों का मरकज़ अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके हैं। सवाल यह है कि इन इलाकों में ही सबसे ज़्यादा ज़लज़ले क्यों आते हैं। सवाल तो ये भी है कि ज़लज़ले आते ही क्यों हैं। सवाल ये भी है कि ज़लज़ला होता क्या है, क्या ज़लज़ले की पेशगोई करना मुमकिन है, ज़लज़ला आने का हमें कैसे मालूम हो सकता है। सवाल तो ये भी है कि ज़लज़ले की ताकत का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है, क्या एक ज़लज़ला दूसरे ज़लज़ले का सबब भी बन सकता है।
आसान अल्फाज में ज़मीन की थरथराहट को ज़लज़ला कहा जाता है। यूँ तो ज़लज़ले हर रोज़ आते हैं, मगर इनकी शिद्दत कम होने की वजह से उन्हें हम महसूस नहीं कर पाते। इसी पर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ हमने दी है कासिम जान साहब को, जो कि माहिर अर्जियात हैं। बहुत शुक्रिया कासिम साहब आपके वक्त का। सर, सादा सा सवाल आपके सामने रखूँगा, अचानक ज़लज़ले आना क्यों शुरू हो गए हैं? बात यह है कि ज़लज़ले तो हमारे यहाँ हमेशा आते रहे हैं। ये पाकिस्तान में जो है, और शुमाली पाकिस्तान भी और मगरबी पाकिस्तान भी, यानी बलूचिस्तान से लेकर आप शमाल की तरफ जाएं, फिर जो है ना हमारे जो हिमालय काराकोरम का रीजन है, ये सारा इलाका जो है ये ज़लज़लों की ज़लज़ला के लिए प्रोन है। ये इलाका पहले भी ज़लज़ले आते रहे हैं, अब भी ज़लज़ले आते हैं और मुस्तकबिल में भी आते रहेंगे। तो कासिम साहब, इसकी साइंसी वजूहात क्या हैं और क्या कोई एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं? साइंसी तदाबीर नहीं है, साइंसी वजूहात हैं। साइंसी वजूहात हैं, ये वजूहात ये हैं कि ज़मीन का जो हमारा जो सारी ज़मीन है, लेकिन इस वक्त हम अपने मुल्क की बात करेंगे तो ज़मीन के अंदर जो है ना वो ज़मीन के टुकड़े हैं जो एक दूसरे के मुकाबलतन सरकते रहते हैं। सही। और वो सरकते रहते हैं, उसमें जो है ना कभी कभी वो लॉकअप हो जाती है, एनर्जी मूवमेंट थोड़ी कुछ अरसे के लिए रुक जाती है। तो वो जब वो रिलीज होता है प्रेशर, तो उससे अर्थक्वेक आता है, एक टुकड़ा दूसरे के मुकाबला में हिल जाता है। सही। ये हिमालय का इलाका है और हमारा जो बलूचिस्तान का जो क्वेटा और क्वेटे से नीचे आप चले जाएं तो ये सारा इलाका जो है यहाँ पर ज़लज़ले जो है आते रहे हैं, और बड़े बड़े ज़लज़ले, जिस तरह के आपको पता है कश्मीर का ज़लज़ला, बल्कि कश्मीर से ज़्यादा जो है ना अवारान में एक ज़लज़ला आया था 2013 में। वो बहुत बड़ा ज़लज़ला था, कश्मीर ज़लज़ले से भी बड़ा था, लेकिन वो वहाँ पर जो है आबादी कम थी और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान न हो सका। सही। अगर आबादी ज्यादा होती कश्मीर की तरह तो वहां पर जो है ना बहुत नुकसान हो जाता। बात असल में यह है कि हमारे पास हुकूमत ने एक अदारा कायम किया हुआ है जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं, और वो इसलिए है कि खुदा न खास्ता अगर कभी ज़लज़ला आए तो उसको वो पहुंच सके लोगों को इमदाद के लिए बर वक्त। करना हमने ये है कि ज़लज़ला किसी को नहीं मारता, ये बिल्डिंगें हैं जो मारती हैं। सही। अगर हमारी बिल्डिंगें अच्छे तरीके से न बने तो बिल्डिंगें गिरेंगी, जो बिल्डिंगें गिरेंगी तो उससे लोग मरेंगे, जाहिर बात है। खासकर अगर रात के वक्त ज़लज़ला आए जब लोग घरों में हों, तो हमें जो है ना हुकूमत का जो अदारा है उनसे पूछना चाहिए कि हमें किस किस्म की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है। इसके अपने तरीके हैं, अंदाजे हैं। बाज़ इलाकों में अपने घरों को इस तरह बनाना है कि वो ज़लज़ले का जो है ना मुकाबला कर सके, आसानी से न गिर सके। और बाज़ इलाकों में जो है ना वो इतने सख्त ज़लज़ले नहीं आते, लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतियात की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर जापान जो है वो हमेशा ज़लज़ले वहां आते रहते हैं, लेकिन अक्सर औकात उनका जो डैमेज है इतना सीरियस नहीं होता, इसलिए कि वो एक कहते हैं उसको बिल्डिंग कोड। बिल्डिंग कोड का मतलब ये है कि आप जो इमारत तामीर करते हैं वो खास मायार के मुताबिक उसको करें। तो बिल्डिंग कोड के मुताबिक अगर घर बने तो डैमेज कम हो जाती है। ज़लज़ले आते रहेंगे और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि ज़लज़ले पहले भी आए हैं और अब भी आ रहे हैं और बाद में भी आएंगे। खुशकिस्मती से हमारे यहाँ जो ज़्यादा पॉपुलेशन है जिस इलाके की, यानी पंजाब हो गया, सिंध हो गया, इन इलाकों में जो है ना बहुत बड़े ज़लज़ले जो है पास में इतने बड़े ज़लज़ले नहीं आए हैं। ज्यादा जो सख्त ज़लज़ले हमारे आते हैं वो हिमालय की पहाड़ों में आते हैं और कोह सुलेमान में आते हैं और मकरान के इलाके में रहते हैं।
तो वहां पर भी बहुत अफसोस है कि जो बड़े जलजले आते हैं, मसलन क्वेटा जो है 1935 में क्वेटा बिल्कुल तबाह हो गया था एक अर्थक्वेक से, जो जिसमें मेरे ख्याल में कोई 30,000 के करीब लोग फौत हुए थे उस जमाने में 1935 में। और आपको पता ही है कि कश्मीर का जो ज़लज़ला आया था उसमें 80,000 लोग बिल्कुल फौत हो चुके हैं। तो जहाँ पर जो है ना ऐसे इलाके जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा ना हो, नुकसान ज़लज़ले का कम होता है, लेकिन जो जहाँ पर ज़्यादा ज़लज़ले हैं और हुकूमत का आपको इसके बारे में हुकूमत से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उन इलाकों में बिल्डिंग कोड के मुताबिक घर बनाने चाहिए और दूसरी बिल्डिंगें बनानी चाहिए। जितना भी कंस्ट्रक्शन। बहुत शुक्रिया कासिम जान, माहिर अर्जियात हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।